देवयानी ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखा और उसके हाथ में अपनी ऊर्जा स्रोत और कवच को देखकर वो चिल्लाई, कौन हो तुम लोग और मेरा कवच और पत्थर मुझे वापस करो। लेकिन सामने खड़े उस आदमी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ सुन ही न रहा हो। देवयानी को पता था कि कलिस्टो पे बिताया एक एक क्षण पारद के मौजूद होने के संभावित ग्रहों पर कई गुना तेजी से बीत रहा है। इसलिए उसे बेहद चिंता सता रही थी कि अगर राज्य रक्षक के पास उससे पहले कोई पहुंच गया या अप्रशिक्षित राज्य रक्षक के ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो उसके ग्रहों को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। इसलिए उसे बेहद चिंता सता रही थी कि अगर राज्य रक्षक के पास उससे पहले कोई पहुंच गया या अप्रशिक्षित राज्य रक्षक के ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो उसके ग्रह को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता था। इसलिए वो पहले तो उनके साथ कठोरता से पेश आ रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि उन लोगों के ऊपर उसके चिल्लाने से कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उसने हाथ जोड़ना और निवेदन करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ एक छलावा है और इसके पीछे का सच कुछ और है, लेकिन उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे बाहर कैसे निकले। वो अपने चारों तरफ घिरे हुए तारों को झिझोड़ रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन वहां खड़े लोगों को देखकर लग रहा था कि जैसे उन्हें उसके रोने चिल्लाने से कोई मतलब ही ना हो और वो एकटक देवयानी को देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उस कैद वाले कमरे में एक काले रंग का धुआं उठा और वहां खड़ी सारी आकृतियां गायब हो गईं, जैसे कि वो वहां थी ही नहीं। देवयानी बेहोश होकर वहीं गिर गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसे सामने से आ रहे उजाले में से एक आते हुए शख्स की धुंधली सी तस्वीर दिखाई दे रही थी। सुबह हो चुकी थी। सिद्धार्थ अभी भी सो रहा था और उसके बगल में जमीन पर बिछे एक बिस्तर पर गुल्लू सोया हुआ था। निर्मला ने आकर देखा कि दोनों सो रहे हैं तो उसने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और दरवाजा बंद करके वो बाहर चली गई। आईटीए शेराटन के टॉप फ्लोर पर बने ऑफिस में करणवीर अपने डॉक्टर के साथ बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा था। डॉक्टर उसका नीला पड़ चुका हाथ देखते हुए बोला, करणवीर जी, आप मेरा कहना मानो, अपने हिसाब से उसे ढूंढना शुरू कर दो, वरना आपके शरीर में ये जहर फैलता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इस दवा के सारे डोज फेल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है हमें दवा का भी डोज बढ़ाना पड़ रहा है और आपको सारा काम छोड़कर उसे ढूंढने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहले उसे होश में आने दीजिए, फिर देखा जाएगा। कहते हुए करणवीर ने अपने हाथों को डॉक्टर के हाथों से हटाया और अपने बाजू की बटन बंद करने लगा। उसको बटन बंद करते देख डॉक्टर उसकी ओर देखते हुए बोला, आपके दिमाग में क्या चल रहा है करणवीर जी, मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा देर करना आपके लिए घातक हो सकता है। कहते हुए डॉक्टर ने अपने बैग से इंजेक्शन निकाले और करण को देकर वहां से बाहर चला गया। करण ने वो इंजेक्शन अपने अलमारी के दराज में रखे और सामने रखी किताब को पलटने लगा। निर्मला घर के सारे काम निपटा चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ और गुल्लू अभी भी सोए हुए थे। सुबह के लगभग 11 बजने वाले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज सिद्धार्थ कई जन्मों की नींद एक साथ पूरी कर रहा है। महेश खेत से वापस आ चुके थे और सिद्धार्थ को बरामदे में ना देखकर निर्मला से सिद्धार्थ के बारे में पूछते हुए बोले, सिद्धार्थ कहीं बाहर गया है क्या? गुल्लू भी नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों साहबजादे अभी सो ही रहे हैं। निर्मला ने लापरवाही से महेश को जवाब दिया। जब महेश ने निर्मला के मुंह से सुना कि सिद्धार्थ और गुल्लू अभी तक सो रहे हैं तो उसका माथा ठनका और वो सीधे सिद्धार्थ के कमरे की ओर भागा। निर्मला उसे इस तरह हड़बड़ाहट के साथ भागते देख उसके पीछे दौड़ पड़ी और दोनों सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच गए। महेश ने सिद्धार्थ को जगाते हुए आवाज दी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। महेश की आवाज देने पर सिद्धार्थ चौंक कर उठा और अपने सामने निर्मला और महेश को खड़ा देखकर बोला, क्या हुआ पिताजी? कुछ नहीं, तुम उठे नहीं तो मुझे बहुत फिक्र हो गई थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई है। महेश ने फिक्रमंदी के साथ जवाब दिया, नहीं, अब मैं एकदम ठीक हूं। बोलते हुए उसकी नजर गुल्लू पर गई और वो भी अभी तक सो रहा था। उसने उसे भी आवाज देकर उठाया। सिद्धार्थ के उठने के बाद निर्मला उसे देखते हुए बोली, नाश्ते का तो टाइम खत्म हो गया है, हाथ मुंह धोकर आके खाना खा लो, और फिर किचन की ओर चली गई। निर्मला का हुक्म सुनने के बाद सिद्धार्थ उठा और फ्रेश होने बाथरूम की ओर चला गया, जबकि गुल्लू वहीं बैठा रहा।
खाना खाने के बाद सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर पहाड़ों की ओर रॉकी से मिलने निकल गया। वहां पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ने रॉकी को आवाज दी। वही एक झुरमुट के बीच आराम कर रहा रॉकी सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उठा और उधर की ओर दौड़ पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। सिद्धार्थ को देखकर वो खुशी से दौड़ता हुआ आया और सिद्धार्थ को धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया और फिर उसे चाटने लगा। कुछ देर लाड प्यार जताने के बाद रॉकी और गुल्लू दोनों जमीन पर बैठ गए और सिद्धार्थ वहीं सामने पत्थर पर बैठ गया। क्या हुआ था तुम्हें? गुल्लू ने सिद्धार्थ से पूछा। कुछ नहीं, बस एक बुरी ताकत से लड़ते वक्त मेरी आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी और ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिद्धार्थ ने लापरवाही के साथ गुल्लू को जवाब दिया। तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि आत्मा टोकरी में रखा कोई फल हो, झटका लगा बाहर आ गई, उसे मरना कहते हैं। गुल्लू के चुटीले अंदाज से सिद्धार्थ और रॉकी दोनों को हंसी आ गई थी। उस रात तुम मुझे देखकर वापस क्यों आ गए थे? सिद्धार्थ ने रॉकी की ओर सवाल दागा। सिद्धार्थ द्वारा सवाल पूछे जाने पर रॉकी थोड़ा खामोश हो गया और फिर बोला, मैं अपनी किस्मत को देखकर वहां से वापस आ गया था कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जो कि मुझसे मेरे दुख तकलीफ के बारे में बात कर सकता था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझसे वो भी छीन लिया था। उसके बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। कहते हुए रॉकी की आवाज भारी हो चली थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम दोनों ने मुझे कैसे देखा था जबकि मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। सिद्धार्थ का सवाल अब की बार गुल्लू और रॉकी दोनों से था, क्योंकि हम जानवर हैं, इंसान नहीं। हमें सबकी मृत आत्मा से लेकर उसके अंदर का दुख, तकलीफ और प्यार सब दिख जाता है। गुल्लू ने फिर से चुटीले अंदाज में जवाब देते हुए कहा। बात भले ही काफी छोटी थी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था और सिद्धार्थ इस बात को बखूबी समझ भी रहा था। गुल्लू की बात सुनने के बाद उसे आदि शक्ति की बात भी याद आ गई। तुम सिर्फ स्वार्थ के लिए पैदा नहीं हुए हो, अपितु संसार की भलाई के लिए भी कुछ कार्य करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो सोच रहा था कि जो शक्तियां उसे मिली हैं, उससे वो काफी सारे लोगों का फायदा कर सकता है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की पर था और शायद इसीलिए उसके साथ वो जंगल वाली घटना हुई जिससे कि उसे एक सीख मिल जाए। कुछ सोचकर सिद्धार्थ उठा तो उसे अपने पेट के पास पीड़ा महसूस हुई, तो उसका ध्यान अपने चोट की तरफ गया जो कि उसे जंगल में गोली लगने के दौरान लगी थी। उसने तुरंत अपनी हथेली को नीचे किया और पवित्र बारिश का आवाहन करते हुए मेघाय शब्द का उच्चारण किया, जिससे उसकी हथेली से बारिश होनी शुरू हो गई और कुछ ही देर में उसका घाव एकदम भर गया और वो रॉकी से फिर से आने का वादा करके घर की ओर लौट पड़ा। उसे घर आते आते लगभग शाम हो चुकी थी। घर पहुंचकर वो विचार करने लगा कि आखिर कैसे इस क्षेत्र को विकसित करने और यहाँ फैली गरीबी को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। यही सब सोचते हुए उसने रिया को फोन किया, लेकिन रिया का नंबर बंद आ रहा था। उसने जैसे ही रिया का कॉल डिस्कनेक्ट किया, तुरंत उसके नंबर पर एक फोन आने लगा। सिद्धार्थ ने जब स्क्रीन देखा तो उस पर उसके दोस्त रणधीर का नंबर दिखाई दे रहा था। उसने फोन की घंटी को साइलेंट किया और उठाकर किनारे रख दिया, लेकिन पहला फोन कटने के बाद तुरंत दूसरी घंटी बजनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ ने निर्णय ले लिया कि वो फोन नहीं उठाएगा और फोन को साइलेंट कर दिया। वो अभी भी उस गाड़ी से टकराने पर रणधीर द्वारा की गई बेइज्जती को भूला नहीं था, लेकिन तभी उसने सोचा कि शायद रणधीर किसी मुसीबत में हो और उसे उसकी जरूरत हो। इसलिए उसने फोन उठाया और फोन उठते ही उधर से रणधीर की चिर परिचित कर्कश आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। कहाँ मर गया था जंगली? रणधीर, तुम जरा तमीज से बात करो, सिद्धार्थ ने तुरंत पलटवार करते हुए चिल्लाकर कहा। उधर हमेशा मजाक उड़ाने में माहिर रणधीर को सिद्धार्थ से ऐसे पलटवार की आशा बिल्कुल नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ उसके ऊपर ऐसे चिल्ला पड़ेगा और उसने सिद्धार्थ से दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा, रणधीर, जरा तुम तमीज से बात करो, सिद्धार्थ ने एक एक शब्द दोहराते हुए जवाब दिया। अब रणधीर को अंदेशा हो गया था कि शायद सिद्धार्थ आज किसी और मूड में है, इसलिए उसने बात को घुमाते हुए कहा, अरे तुम तो नाराज हो गए यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रणधीर के बदले हुए तेवर देखकर सिद्धार्थ भी थोड़ा नरम पड़ गया। पहले तो उसने सोच रखा था कि आज अगर रणधीर ने उसका और मजाक उड़ाया तो वो भी आज गाली देने में एकदम पीछे नहीं हटेगा, लेकिन रणधीर के बदले तेवर देखकर उसका मन बदल गया और बोला, कैसे याद किया? फिर आ रहे हो क्या?
कहते हुए सिद्धार्थ की आवाज में एक तंज सुनाई दे रहा था। नहीं, अब की बार मैं नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हें बुला रहा हूँ। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, तो मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए फोन किया था। रणधीर बात संभालते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया और धम्म से बिस्तर पर बैठ गया। उधर रणधीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने फोन को हाथ में पटकते हुए कहा, उस जंगली की इतनी मजाल कि वो मुझे तमीज सिखाए। आने दो, फिर उसे बताऊंगा। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल की 15वीं मंजिल पर बने एक पब में बहुत तेज गाने बज रहे थे और वहां मौजूद सभी लोग उसी धुन पर नाचे जा रहे थे। कोई शराब पी रहा है, कोई नाक से पाउडर सूंघकर नशा कर रहा है, कोई वैसे ही नाच रहा है और उसी छत पर एक 40-45 साल का आदमी उसी धुन पर शराब पीते हुए नाच रहा था। तभी उसका फोन बजता है। वो आकर फोन देखता है और वो तुरंत नाचना छोड़कर फोन उठाता है और बोलता है, मेरे लिए क्या ऑर्डर है मास्कमैन? किसी काम में व्यस्त हो? उधर से मास्कमैन की आवाज आई। नहीं। मास्कमैन की बात सुनने के बाद उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, तो तुम तुरंत अरुणाचल प्रदेश आकर मिलो, सिंडिकेट पर हमला हुआ है। कहकर सिंडिकेट के मास्कमैन ने फोन काट दिया। फोन कटने के बाद उस आदमी ने फिर नाचना शुरू कर दिया और नाचते नाचते वो लड़खड़ाते हुए छत की बाउंड्री तक गया, जहां रस्सी से उसने 2 लोगों को उल्टा लटकाया हुआ था और दोनों अपने आप को छुड़ाने की मनुहार कर रहे थे। अभी छोड़ता हूं, कहकर उसने जेब से चाकू निकाला और एक ही बार में दोनों की रस्सी कट गई और उनकी चीख पब से आ रहे गाने की आवाज के नीचे दब गई। आखिर क्या करने वाला था रणधीर सिद्धार्थ के साथ? और कौन है वो आदमी जिसने की है अभी अभी 2 लोगों की हत्या? क्या सिद्धार्थ को हो सकता है उससे कोई खतरा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।